नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ऑप्शनल की क्लास 40 नंबर की क्लास में। ये 40वीं क्लास है हमारी और इस 40वीं क्लास में हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। लेट मी टेक द ब्लैक कलर। यस, दिस कलर इज बेटर। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स वी आर टेकिंग। ठीक है ना। दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। Now this question has been asked in 1995, 2016 and 2017. In 2017 it was asked in the form of diatomic molecule. ठीक है ना। In 2016 it was also again asked in the form of carbon monoxide, and in 1995 directly this question was asked. In 2017 one more part was added to this question, which said that also calculate the moment of inertia of this system. Okay, so moment of inertia we will study later on. It is going to come in it is in our syllabus and it will come later. So let me start with the center of mass of a system of two particles. ठीक है ना। तो दो पार्टिकल का सिस्टम है यदि, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट किस चीज़ से दिए जाएंगे, एंड एक्सेट्रा सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से मान लीजिए ये जो मैंने एक आर्बिट्ररी ओरिजिन ओ ले लिया है। यहाँ पे r1 पोजीशन वेक्टर है m1 पार्टिकल का, m1 मास के पार्टिकल का, r2 पोजीशन वेक्टर है m2 मास के पार्टिकल का। समझ में आ रही है बात। rcm पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, rcm इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो नाउ लेट सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर m1 के रेस्पेक्ट में है, m1 मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए d1 है। ठीक है, d1 वेक्टर है। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m2 का जो पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए वो d2 के बराबर है। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज गिवन इन द फिगर। ओके, सो बाय फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, फॉर्मूला इस तरीके से होता है। अब दो ही पार्टिकल है तो दो ही पार्टिकल लेने होंगे। जब n पार्टिकल होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स यू राइट लाइक दिस, राइट। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू mn rn यू राइट लाइक दिस फॉर n पार्टिकल्स, राइट। m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू mn। ठीक है ना। ये तो आप n पार्टिकल के सिस्टम के लिए लिखते हैं, पर यहाँ पे चूंकि दो ही पार्टिकल है तो दो ही टर्म्स आने वाली है। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है कि m1 टाइम्स मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 प्लस m2। समझ में आ रही है बात। नाउ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसको डिराइव करते समय, ये फिजिक्स ऑप्शनल आपका यूपीएससी का है तो आप तो सारा का सारा डेरिवेशन रट के जाएंगे लिटरली, पर यहाँ पे डिराइव करते समय एक चीज़ याद रखना है कि पहले हमने m1 के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास लिया है d1। तो दूसरा बच्चे के यहाँ कहाँ गलती करते हैं, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं। ठीक है ना, बराबर प्रैक्टिस करके नहीं जाते एग्जाम में। तो बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वो m1 लेते हैं और ये सेंटर ऑफ मास है सपोज। ठीक है, सो ये d1 बोलते हैं। ठीक है ना, m1 से डिस्टेंस। दूसरा पार्टिकल m2 है तो वो सेंटर ऑफ मास से d2 पोजीशन वेक्टर लेने के बजाय, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से d2 पोजीशन वेक्टर लेने के बजाय वो m2 से d2 ले लेते हैं। ठीक है ना। यदि आप ऐसा लोगे तो आप नहीं कर पाओगे इसको सॉल्व। ठीक है ना। यू विल हैव टू कर पाओगे बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना। m2 से पोजीशन वेक्टर ले लोगे सेंटर ऑफ मास का और ये d2 पोजीशन वेक्टर है, तो ऐसा अगर आप कंसिडर करोगे तो आप गलत राह पे जाओगे। This is not a standard proof. You will have to do some kind of sign inversion and all those things in the later stages. So in order to avoid sign inversion and all those types of stuffs which will overcomplicate the things for us,
दैट्स वाई वी आर इन फैक्ट टेकिंग D2 वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू M2, ठीक है ना। D2 को M2 के रेस्पेक्ट में लेने के बजाय सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले लिया है ताकि कॉम्प्लिकेशन बचे, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन ना आए। बच्चे कम प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ करके आते हैं कि M2 से पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं CM का, ठीक है ना। एंड देन दे गेट वेरी उनको प्रूफ ये याद होता है, ठीक है ना, प्रूफ ये वाला रट के जाते हैं पर फिगर ऐसा बना के आते हैं, फिर ये फिगर देख के उनका आगे की स्टेप गलत हो जाती है, फिर उनके आंसर में माइनस साइन आता है अलग से। तो ये सब ओवर कॉम्प्लिकेट हो गया, मतलब प्रॉब्लम आपका समझ में आ रही ना बात। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड है कि भाई M1 से D1 कंसीडर करो, M1 के रेस्पेक्ट में करो D1 को कंसीडर, और D2 को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कंसीडर करो, यही स्टैंडर्ड आपको याद रखना होगा। समझ में आ रही है बात। सो RCM इक्वल टू ये तो हो गया बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, बचपन से सीख रखा है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि मान लीजिए A वेक्टर है, ठीक है ना, और मान लीजिए कोई B वेक्टर है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो द दिस वेक्टर, मान लो ये C वेक्टर है, ठीक है ना। तो आपका C वेक्टर किसके बराबर आएगा, आपका C वेक्टर बराबर आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। समझ में आ रही है बात। नाउ हाउ दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, हाउ दिस अप्लाइज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे C बराबर A प्लस B हुआ है, ना कि A बराबर B प्लस C, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये गलत है दोस्तों। A इज इक्वल टू B प्लस C लिख दिया अगर आपने तो ये गलत हो जाएगा, या फिर B इज इक्वल टू A प्लस C लिख दिया, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग, ठीक है, ओनली दिस इज करेक्ट। नाउ व्हाई ओनली दिस इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सिंपल रीज़न है दोस्तों। आप कभी भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, जैसे आप मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कसम खा ली, मान लीजिए आपने A से चालू किया अपना रास्ता, ठीक है ना, तो आपने A से रास्ता चालू किया तो आप A से मूव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से A से ऐसा मूव करना चालू करेंगे और A से मूव करते करते B के तरफ ऐसे जाएंगे, मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब आप ऐसी डायरेक्शन में घूमे और आपका जो तीसरा वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है C वेक्टर। समझ में आ रही है बात। सो तीसरा वेक्टर चूंकि एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर आप A से B गए उसमें तो संभव हो गया, समझ में आ रही है ना बात। लेकिन मान लीजिए आप C से B जाने की कोशिश करें, C से B जाने की कोशिश करें और सोचे कि सेंस मेरा मेंटेन रहेगा, A इज इक्वल टू A को लिखना है मान लीजिए आपको C प्लस B, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से जाना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ये B पे पहुँचेंगे, ये B तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है B, और आपका C इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो सेंस चेंज हो गया। तो सेंस चेंज हो गया, इसलिए आप एडिशन नहीं कर सकते। आप सिर्फ सेम सेंस वाले वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं, और जो तीसरा वेक्टर जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। जैसे यहाँ A इस डायरेक्शन में गया, फिर B इस डायरेक्शन में है, तो C जो है अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। समझ में आ रही है ना बात। सो सेंस ऑफ द टू वेक्टर्स विच आर गोइंग टू बी एडेड, यानी कि A और B जो ऐड हो रहे हैं वो उनका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर A इस डायरेक्शन में है तो B इस डायरेक्शन में रहना चाहिए, तभी C इस डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए आपका A इस डायरेक्शन में लेकिन B भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपका सेंस मेंटेन नहीं रहेगा, एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के टाइम पे, ठीक है ना। दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको तो ये तो 11th का कंसेप्ट है दोस्तों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये मैंने फिर भी बता दिया आपको, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते रहते हैं। उनका 11th 12th भी उतना मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा ही भूल के आए हैं सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ, ठीक है ना। सो बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए RCM का तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब आगे की स्टेप पे चलते हैं। बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ से
आप क्लियरली देख सकते हैं कि R1 प्लस D1 यहाँ तक के सेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से अपोजिट सेंस में आ रहा है RCM, ठीक है ना। RCM अपोजिट सेंस में आ रहा है यहाँ से ऐसा, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो RCM किसके बराबर होगा? R1 प्लस D1 के बराबर होगा, R1 वेक्टर प्लस D1 वेक्टर के बराबर होगा RCM वेक्टर। सो दिस इज द बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज द थिंग विच वी गॉट। समझ में आ रही ना बात? सो RCM वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस D1 वेक्टर। समझ में आ गई बात? नाउ आई विल राइट D1 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस टू, ठीक है ना। RCM माइनस R1 हो जाएगा, ये R1 इस साइड जाएगा, तो RCM माइनस R1 हो जाएगा D1। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज नॉट अ बिग स्टेप। नाउ RCM की जगह पे मैं ये सब्सटीट्यूट करूँगा, यहाँ पे RCM की जगह पे, RCM की जगह पे वो चीज़ सब्सटीट्यूट करने पे ये मिलेगा मुझे। नाउ वी कैन क्लियरली सी, एक स्टेप मैंने यहाँ नहीं लिखी है एंड होपफुली इतनी छोटी स्टेप तो आपको आती ही होगी, ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा? इसके बाद वाली स्टेप क्या आएगी? इसके बाद वाली स्टेप आएगी M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, ठीक है ना, माइनस M1 R1 वेक्टर माइनस M2 R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये स्टेप आने वाली है थर्ड स्टेप, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप देख सकते क्लियरली कि M1 R1 और M1 R1 कैंसिल हो जाते हैं। ये इसका LCM लिया ना M1 प्लस M2 का, यहाँ पे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 किया यहाँ पे, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है ना। तो M2 अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्या बचता है, M2 R2 माइनस M2 R1, तो यही चीज़ आएगी आपकी। M2 को कॉमन निकाल लोगे, इन दोनों में से M2 को कॉमन निकाल लोगे, उन दोनों में से M2 को कॉमन निकालोगे तो यही चीज़ मिलेगी जो इक्वेशन 1 में लिखी है। समझ में आ रही ना बात? सो दिस इज द इक्वेशन 1 विच वी गॉट। ओके ओके, नाउ अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, कोई अगर सोचेगा कि मैं फिर से RCM लिखूंगा, इस RCM को लिखूंगा इसके और इसके टर्म्स में, तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। क्यों गड़बड़ कर बैठेंगे? क्योंकि R2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और D2 इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन D2 इस डायरेक्शन में न जाते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका सेंस बदल गया है। समझ में आ रही ना बात? इसलिए आप RCM को नहीं लिख पाएंगे, RCM प्लस D2 इक्वल टू R2 लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए उसमें सेंस मेंटेन रह रहा है। कैसे सेंस मेंटेन रह रहा है वो भी देखिए। ये RCM है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, D2 अगेन सेंस इज मेंटेन्ड, और यहाँ से सेंस अपोजिट हुआ, तो इसका ये R2 का वैल्यू RCM प्लस D2 के बराबर रहेगा, इसका मतलब। समझ में आ रही है ना बात? तो R2 का वेक्टर एडिशन किसके बराबर है? R2 का वैल्यू है RCM का वेक्टर एडिशन D2 के साथ, इसके बराबर है। समझ में आ रही है ना बात? सो D2 विल कम एज R2 माइनस RCM, ठीक है ना। D2 का वैल्यू आ जाएगा R2 माइनस RCM, ठीक है। नाउ RCM वी ऑल नो कि इसके बराबर है, तो अगेन देन LCM वगैरह लोगे तो D2 वेक्टर का वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गॉट। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गौर फरमाने वाली बात यह है कि बच्चे एक गलती करके आते हैं। यहाँ पे बच्चे गलती ये करके आते हैं कि वो डायरेक्टली ये लिख देते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दे विल राइट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, दे विल राइट लाइक दिस, and then after that they will divide this and they will write this thing, D1 vector by D2 vector is equal to फलाना, ठीक है। now this is a complete blunder. why this is a complete blunder? क्योंकि दो वेक्टर का कभी भी डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। दो वेक्टर का क्या क्या डिफाइंड होता है? दो वेक्टर का एडिशन डिफाइंड होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन डिफाइंड होता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कौन से टाइप का होता है? एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। सो ओनली थिंग्स डिफाइंड फॉर टू वेक्टर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन
एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नेवर डिफाइंड, ठीक है ना। डिवीजन दो वेक्टर का कभी भी डिफाइंड नहीं होता वेक्टर अलजेब्रा में। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते समय आप ये नहीं लिख सकते कि d1 वेक्टर डिवाइडेड बाय d2 वेक्टर, दिस इज कंप्लीट ब्लंडर। d1 वेक्टर डिवाइडेड बाय d2 वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज कंप्लीट ब्लंडर, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। अगर आपको d1 वेक्टर और d2 वेक्टर का रेशियो निकालना है तो आपको मॉड्यूलस का रेशियो निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्शन के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है बात? मॉड्यूलस का रेशियो निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते। तो ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। यस, सो d1 का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा बताइए मुझे। d1 जो वेक्टर है आपका, ठीक है ना, d1 वेक्टर का मॉड्यूलस किसके बराबर निकल के आएगा? m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना, यही आएगा, यही आएगा। और d2 का मॉड्यूलस किसके बराबर आ जाएगा? d2 का मॉड्यूलस आ जाएगा m1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना, उसका मॉड्यूलस, ठीक है। सो नाउ वी कैन डिवाइड, क्योंकि हमने मॉड्यूलस ले लिया बोथ द साइड, मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड ले लिया है वेक्टर्स का बोथ द साइड। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। अभी अब डिवाइड कर सकता हूँ मैं मैग्नीट्यूड लेने के बाद। सो आफ्टर टेकिंग द मैग्नीट्यूड इफ वी डिवाइड देन क्लियरली इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट d1 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय d2 मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m2 बाय m1, ठीक है ना, m2 डिवाइडेड बाय m1। समझ में आ रही है बात? सो m2 डिवाइडेड बाय m1 के बराबर ये आया है, समझ में आई बात? सो दैट्स व्हाट इज रिटन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलने पे पता चलेगा। d1 वेक्टर बाय d2 वेक्टर का मॉड्यूलस का रेशियो इज इक्वल टू m2 बाय m1। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर मैं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, d1 वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि d1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अरे भाई a वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि a ही के बराबर होता है ना। ये दो रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं ना, बस रिप्रेजेंटेशन के दो अलग अलग तरीके हैं। तो d1 वेक्टर का मॉड्यूलस बार बार लिखने के बजाय मैं उसको विदाउट वेक्टर साइन d1 लिख सकता हूँ। तो मैंने विदाउट वेक्टर साइन d1 लिखा और विदाउट वेक्टर साइन d2 लिखा, तो d1 बाय d2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं क्या होगा आगे। नाउ d1 इज इक्वल टू हमारा अब इसको यदि हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि डिवीजन ऑफ टू वेक्टर यानी कि d1 वेक्टर डिवाइडेड बाय d2 वेक्टर डिफाइंड नहीं था, इसलिए हमने मॉड्यूलस लिया था। लेकिन अब d2 वेक्टर को d2 मॉड्यूलस को यानी कि d2 मैग्नीट्यूड को राइट हैंड साइड में ले जा लोगे, तो d2 मैग्नीट्यूड को राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या आएगा? d1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय d1 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी ऑल नो कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अब कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। कौन सी? अब डिवीजन ऑफ टू वेक्टर की कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मैं आराम से वेक्टर साइन लगा सकता हूँ। सो इन वेक्टर फॉर्म दिस इज द थिंग विच वी गॉट। समझ में आ रही है बात? ये d2 को राइट हैंड साइड में ले गए, d2 लिखे यहाँ से हटा के और फिर वेक्टर साइन लगा दिया। क्यों वेक्टर साइन लगा दिया? क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर की कंट्रोवर्सी नहीं है, अब नहीं रही वो कंट्रोवर्सी। अब वो कंट्रोवर्सी नहीं रही तो d1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 बाय m1 d2 वेक्टर। समझ में आ रही है ना बात? सो इन वेक्टर फॉर्म d1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 बाय m1 d2 वेक्टर। नाउ
व्हाट वाज दिस D1 वेक्टर, ठीक है ना। ये D1 वेक्टर था क्या एक्चुअली में? दिस D1 वेक्टर वाज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल वन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल वन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वाज दिस D1, ठीक है ना। एंड D2 वाज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सो इससे ये पता चलता है कि D1 वेक्टर इज इक्वल टू M2 बाय M1 D2 वेक्टर, ठीक है ना। इससे ये बात हमें पता चलती है कि ये दोनों D1 और D2 कोलिनियर है, ठीक है ना। कोलिनियर है कैसे पता चला? क्योंकि डायरेक्शन सेम रहेगी ना भाई। किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तुम, ठीक है ना। ये देखिए D1 वेक्टर इज इक्वल टू M2 बाय M1 टाइम्स D2 वेक्टर, ठीक है ना। एंड M2 बाय M1 इज अ रेशियो ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। सो M2 बाय M1 इज अ स्केलर क्लियरली, द क्वांटिटी इन ब्रैकेट ओवर हियर इज अ स्केलर. Now a vector is equal to scalar multiplied by another vector just implies that D1 and D2 these two vectors are collinear, ठीक है ना। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर के केस में ही ये संभव है। आपने बचपन में पढ़ा है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा बी, ठीक है ना, वेयर लैम्बडा इज अ कांस्टेंट. सो क्या आता था आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी वेक्टर. इसमें आपने पढ़ा होगा बचपन में कि वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. तो क्या आता था कि ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर. ये बचपन का थ्योरम याद होगा. तो D1 एंड D2 जो वेक्टर हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे. इसका मतलब समझ में आ रही है ना बात. तो ये दो वेक्टर इसलिए कोलिनियर हो गए. समझ में आ रही है ना बात. क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना, प्लस 4k कैप, और इसको मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से. सपोज तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 16i कैप प्लस 8 3 से 24j कैप, ठीक है ना, और 8 4 से 32k कैप, ठीक है ना. तो ये 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने. लेकिन आप इन दोनों के ये इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8x किया, तो ये मिला मुझे. लेकिन ये तो सिर्फ मैग्नीफाई हुआ ना. ये वाला वेक्टर सिर्फ मैग्नीफाई हुआ, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई. स्केलर 8 से मल्टीप्लाई करने पे, स्केलर डिजिट 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो पूरा का पूरा वेक्टर था इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई. ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे, ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे, और ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर इज गोइंग टू कम द सेम, ठीक है ना. तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन सेम होती है. अब वो डायरेक्शन सेम होगी तो ऑब्वियसली दे विल बी कोलिनियर. समझ में आ रही है ना बात. क्यों कोलिनियर होंगे? क्योंकि D1 एंड D2 मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था. मैंने कैसा फिगर बनाया था बताइए मुझे. मैंने शुरू में पिछले स्लाइड में कुछ इस तरीके का फिगर बनाया था. ये सेंटर ऑफ मास था, ये M1 था और ये M2 था. ऐसा फिगर क्यों बनाया था मैंने? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सेंटर ऑफ मास ये दोनों की जॉइनिंग लाइन पे होगा. तो मैंने जनरल फिगर बनाया था. नाउ अभी D1 और D2 जो है ये इस रिलेशन से, जैसे ही मुझे पता चला कि ये D1 और ये D2 इनके बीच में ये रिलेशन है. समझ में आ रही है बात. तो क्या पता चला इससे मुझे ये बात पता चली कि अगर अभी बताया मैंने कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, तो D1 और D2 का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना. अब D1 ये वेक्टर है, D2 ये वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. तो डायरेक्शन सेम करने का और एक साथ जुड़े हुए भी है. सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे एक साथ जुड़े हुए भी है D1 और D2 वेक्टर. तो यदि दो वेक्टर एक पॉइंट पे जुड़े भी हैं, एक पॉइंट पे इस तरीके से जुड़े भी हैं और उनका डायरेक्शन भी सेम है बोल रहे हो तुम, यानी कि ये इसका ओरिएंटेशन है तो दूसरे का भी ओरिएंटेशन यही होना चाहिए, डायरेक्शन सेम है बोल रहे हो. तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर को यहाँ ना होके स्ट्रेट लाइन पे होना पड़ेगा. तो इसका मतलब D1 एंड D2 आर कोलिनियर. समझ में आ रही ना बात. दैट्स वाई D1 एंड D2 आर कोलिनियर. समझ में आई ना बात. सो D1 एंड D2 आर कोलिनियर. सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2. सो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2. समझ में आ गई ना बात. क्योंकि D1 एंड D2 कोलिनियर हो गए तो सेंटर ऑफ मास जो था वो D1 और D2 को कनेक्ट कर रहा था. D1 को और D2 को सेंटर ऑफ मास कनेक्ट कर रहा था. अब D1 एंड D2 कोलिनियर हो गए तो भाई सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे ही आ जाना चाहिए. समझ में आ रही है ना बात.
इसीलिए सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से पता चलता है हमें, ठीक है ना। नाउ वी विल डू फर्दर ऑपरेशंस कि ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये वाला जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। कैसे? इसको पहले रेसिप्रोकल ले लो, d2 डिवाइडेड बाई d1 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2 कर दो, ठीक है ना। नाउ d2 बाई d1 यहाँ पे बोथ द साइड 1 ऐड कर दो, बोथ द साइड 1 ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। देन LCM लोगे तो फिर क्या मिलेगा, d1 प्लस d2 बाई d m1 प्लस m2 बाई m2, ठीक है ना। सो व्हाट वी गॉट, d1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स d। समझ में आ रही ना बात? तो वी गॉट d1 इज इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली वी विल गेट d2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? d2 कैसे निकालोगे, d1 की वैल्यू को यहाँ रख दोगे, d1 की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो d2 निकल के आएगा और d2 ये निकल के आएगा, ठीक है ना, यहाँ जो दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? सो व्हाट डज दिस मीन देन? This means that the center of mass of a system of two bodies, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, नॉट बॉडीज, पार्टिकल्स कहना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स divides the line joining the two particles in inverse ratio of their masses, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, ये सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल है, उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, ठीक है ना, लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2, ठीक है। लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2 क्या है, d लेंथ की है, d लेंथ की है लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2, ठीक है ना। तो डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2 यानी कि d इन द इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना, क्योंकि d1 जो है यानी कि M1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जब M1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ तो M2 आता है न्यूमरेटर में करस्पॉन्डिंगली, और जब सेंटर ऑफ मास से M2 का डिस्टेंस लिखता हूँ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन M2 एंड CM वो d2 होता है, तो करस्पॉन्डिंगली क्या आता है, करस्पॉन्डिंगली M1 आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। मतलब इनवर्स रेशो चल रहा है यहाँ पे मासेस का, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? इनवर्स रेशो हो गया ये मासेस का, समझ में आई बात? सो दैट्स द थिंग। इनवर्स रेशो क्यों हो गया? क्योंकि M2 अगर डायरेक्ट रेशो कब होता, डायरेक्ट रेशो तब होता अगर ये आ जाता तो डायरेक्ट रेशो होता, d1 बाई d2 इज इक्वल टू m1 बाई m2, ये आ जाता तो डायरेक्ट रेशो होता, क्योंकि d1 के सामने m1 है, d2 के सामने m2 है, इस केस में डायरेक्ट रेशो होता। पर चूंकि d1 के सामने m2 आया है और d2 के सामने m1 आया है तो इनवर्स रेशो हुआ। समझ में आ रही है ना बात? सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स यानी कि d डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो ये 2 किलो का पार्टिकल है और ये 3 किलो का पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए d1 है और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए d2 है, तो d1 बाई d2 किसके बराबर आएगा, d1 बाई d2 विल कम एज किसके बराबर आएगा, 3/2 के बराबर आएगा, क्योंकि जो 2 kg के पास है वो 3 टाइम्स होगा और 3 टाइम्स होगा, और ये वाला 3 kg के पास वाला पार्ट 2 टाइम्स होगा। समझ में आ रही ना बात? समझ में आ गई बात? तो इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस का, इसलिए समझ में आई, ठीक है। सो center of mass lines on the line joining the two masses M1 and M2 and it divides the line joining the two masses in inverse ratio of their masses, ठीक है ना। line joining the two particles in inverse ratio of their masses, ठीक है। so this is the thing which we got and यानी कि जो d1 का वैल्यू है वह m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू d आएगा, वेयर d इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, एंड d2 जो है m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई d, यानी d जो है अगेन टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स m1 एंड m2, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो d1 के एक्सप्रेशन में m2 आता है न्यूमरेटर में और d2 के एक्सप्रेशन में m1 आता है न्यूमरेटर में, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस का आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली टर्म तो सेम है, ये वाली टर्म तो सेम है, लेकिन जो मासेस का जो है इंटरचेंज हो गया है, ठीक है ना।
इसीलिए सो दिस इज द थिंग, दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी गेट फॉर डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल नंबर 1. दिस इज नाउ व्हाट इज दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल नंबर 1 यानी कि m1 और d2 इज डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल नंबर 2 यानी कि m2, ठीक है ना, एंड d इज द टोटल डिस्टेंस. समझ में आ गई बात. सो दिस आर द एक्सप्रेशंस विच वी गॉट एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1995, 2016 एंड 2017, ठीक है ना. एंड एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बट समटाइम्स इट वाज आस्क्ड डायरेक्टली कि दो पार्टिकल का डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास निकालो, और कभी कभी पूछा गया था डायटॉमिक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालो, इस रूप में पूछा गया था कभी कभी, ठीक है ना. तो दो रूप है इस क्वेश्चन के. वी विल स्टार्ट विथ कोलिजन और इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू वेरी मच. टेलीग्राम